सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नामक पुस्तक के समास प्रकरण को पढ़ रहे। आज समास प्रकरण की यह छठी कक्षा है। 5 कक्षाओं को मैंने पढ़ा दिया है। ये 6th क्लास है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है। टीजीटी, पीजीटी, संपूर्ण समास प्रकरणम, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, इस प्रकार का एक कॉलम बना दिया है। उस कॉलम में आपको सभी समास की इस प्रकरण की वीडियो क्रमशः प्राप्त होंगी। इस कोर्स को हमारे पाठक देववाणी संस्कृतम ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। देववाणी संस्कृतम ऐप को आप प्ले स्टोर में से डाउनलोड कीजिएगा। लिंक ऐप का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर में से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर भी आप संपूर्ण इस समास प्रकरण को बिना किसी ऐड आदि के पढ़ सकते हैं। चलिएगा मित्रों, आगे चलते हैं। हम अव्ययी भाव समास को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और गत कक्षा में हमने ये पढ़ रहे थे कि अव्ययी भाव समास के अंदर जो पूर्व पद होता है, अव्यय होता है, उसका प्रायः करके मोस्टली क्या क्या अर्थ हो सकता है। अर्थात संस्कृत साहित्य के अंदर अव्ययी भाव समास किए हुए समस्त पद जहां पर हमें मिले, उनमें जो प्रयुक्त पूर्व पद है, अव्यय है, किस किस अर्थ में हमें मिलता है, इस बात पर चर्चा चल रही थी। मैंने आपको यहां से पढ़ाना आरंभ किया था। एक अर्थ था, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7 और 8 और 9 अर्थों को मैंने बता दिया था कि इन अर्थों में आपको ये अव्यय मिलते हैं अव्ययी भाव समास के अंदर। गत कक्षा में पढ़ा दिया है, दोबारा बार बार नहीं बताएंगे। अब इसके बाद आज हम पढ़ेंगे 10वां कि और किन अर्थों में हमें अव्ययी भाव समास के अंदर पूर्व में प्रयुक्त अव्यय दिखाई देता है। चलिए आइए। एक है यथा का भाव। एक हमें अव्यय दिखाई देते हैं। यथा का भाव का अर्थ है यथा का अर्थ। मोटे रूप से आपको कोई पूछे कि यथा शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आप यही कहेंगे यथा माने जैसे। यही कहेंगे। क्या कहेंगे? यथा मीन्स जैसे। क्योंकि अभी आपने शास्त्र को गहराई से नहीं पढ़ा, परंतु शास्त्रों के अंदर, संस्कृत लिटरेचर के अंदर यथा के 4 अर्थ हैं। क्या? यथा शब्द के 4 अर्थ हैं। उन 4 अर्थों में भी हमें अव्ययी भाव समास के अंदर अव्यय प्राप्त हो सकते। देखिए, यथा का भाव, भाव का अर्थ है यथा शब्द का अर्थ। पहला अर्थ है योग्यता। यथा का अर्थ क्या है? योग्यता। तो योग्यता के अर्थ में भी
अव्ययी भाव समास के अंदर कोई हमें अव्यय मिल सकता, जैसे यथार्थ, जैसे अनुरूप, यहां पर ये अनु है, अनु क्या है, ये अव्यय है, ध्यान दीजिएगा, अनु अव्यय है और यहां पर इसका अर्थ है योग्यता। अनु का अर्थ पीछे आया था, पश्चात भी आया था, अनु के कई अर्थ हैं, अव्यय है। यहां पर क्या अर्थ है इसका, योग्यता। रूप के साथ इसका समास हो गया है, तो हमने दिखा दिया रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य माने रूप की योग्यता, ठीक है। तो इसका समास हो जाएगा तो क्या बनेगा, अनुरूपम, ये बन गया, क्या बना बोलो, अनुरूपम। अनुरूपम, यहां पर अनु का अर्थ क्या है, योग्यता, माने रूप, माने रूप के योग्य या उचित, वही अर्थ होता है, उचित कहिएगा, योग्य कहिएगा, योग्यता कहिएगा। तो रूप के अनुकूल माने रूप के योग्य, तो यहां पर अनु का ये अर्थ अनु हमें इसमें मिल रहा है, समास हो गया है, ये आपको बता दी। दूसरा यथा का अर्थ होता है वीप्सा, क्या है, वीप्सा। वीप्सा का आप सरल सा अर्थ इस प्रकार से समझिएगा कि जब हम किसी वस्तु को कहना चाह रहे हैं, क्या, जब हम किसी भी वस्तु को कहना चाह रहे हैं, तो वो वस्तु, उस वस्तु ने उस प्रकार की जो दूसरी वस्तुएं हैं उन सब को कहना चाहे। मानिएगा ये पेन है, या मानिएगा आप ये इसको पुस्तक है, हम कहेंगे ये पुस्तक है, परंतु हम कहना चाहें सभी पुस्तकें, संसार में जहां जहां पुस्तक हैं वो सभी पुस्तकों को कहना चाहें, तो क्या है, हम जब एक पदार्थ के समान अन्य सभी पदार्थ माने उसी के समान जो दूसरे पदार्थ हैं उनको एक बार में ही कहने की इच्छा करें, ठीक है, एक बार में ही कहने की इच्छा करें, ये पुस्तकें, ठीक है, पुस्तक माने हर पुस्तक, हर घर, हिंदी में बोलते हैं हर पुस्तक, हर घर है, हर विद्यार्थी, तो हर विद्यार्थी का मतलब सभी विद्यार्थी संसार के। तो इस प्रकार की जब कहने की इच्छा कोई वक्ता करता है तो वह क्या कहलाती है, बोलो, वीप्सा। ध्यान दीजिएगा, वीप्सा का मैंने बिल्कुल सरल अर्थ बता दिया, वीप्सा। अब देखिएगा, जब वीप्सा को कहना होता है तो जब समास नहीं करते हैं तो शब्द को दो बार प्रयोग करना पड़ता है। घर घर हिंदी में करते हैं, घर घर माने घर घर का अर्थ है प्रत्येक घर, विद्यालय विद्यालय माने प्रत्येक विद्यालय, ठीक है, माने मनुष्य मनुष्य माने प्रत्येक मनुष्य। ये हिंदी में बहु प्रयोग करते हैं, बाहुल्य से प्रयोग होता है, आप सभी अर्थ आराम से समझ सकते हैं। तो वो वीप्सा होती है, हिंदी की वही वीप्सा होती है। अब देखिए एक वीप्सा अर्थ में यथा, जैसे प्रति अर्थ, यहां प्रति का अर्थ है वीप्सा, क्या अर्थ है बोलो, वीप्सा। इसका समास कर देंगे तो क्या बनता है, प्रत्यर्थम। प्रत्यर्थम का अर्थ होता है अर्थम अर्थम प्रति, माने प्रत्येक अर्थ में, प्रत्येक अर्थ में आ गया, एक अर्थ में हो गया, एक प्रत्येक अर्थ में हो गया, समझे, एक प्रत्येक अर्थ में हो गया। तो अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, प्रत्येक अर्थ, प्रत्येक अर्थ। तो ये यहाँ पर जो प्रति अव्यय है इसका ये किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, बोलो, वीप्सा। इसी प्रकार से आप अन्यत्र भी देख सकते हैं, प्रतिगृहम, प्रति विद्यालयम, प्रति छात्रम, प्रति मनुष्यम, प्रति पुस्तकम, किसी के साथ भी कर दीजिएगा।
अर्थ वही आएगा, प्रत्येक पुस्तक, प्रत्येक छात्र, प्रत्येक मनुष्य। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। मैंने आसानी से आपको समझा दिया है मित्रों। अब आ जाइएगा, यथा का तीसरा अर्थ होता है प्रिय मित्रों अनतिक्रम। अनतिक्रम का अर्थ होता है माने जितना है उतना ही, अतिक्रमण न होना, किसी भी प्रकार से उल्लंघन न करना, क्या कहलाता है? अनतिक्रम। जैसे यथा, यथाशक्ति माने, अब देखिएगा यहां यथा के अर्थ में यथा भी अपने आप में एक अव्यय है, यथा भी तो अव्यय है। यथा के अर्थ में अर्था के चार अर्थ हैं, ऊपर बता दी दो और तीसरा ये चल रहा है। तो यथा स्वयं शब्द भी उसमें हो सकता है, दूसरे अव्यय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर यथा स्वयं आ रहा है, यथा शब्द का स्वयं अनतिक्रम अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। यथाशक्ति माने जितनी शक्ति है उसके ही अनुसार। ऐसा नहीं मेरे अंदर शक्ति है 20 किलो वजन उठाने की और मैं उठाने लगूं 1 क्विंटल है, एक क्विंटल में 100 किलो उठाने लगूं, तो क्या होगा? उठाते उठाते मैं ही गिर जाऊंगा, पीछे को गिर जाऊंगा और तो उठेगा ही नहीं। तो जितनी शक्ति है उतना है। मेरी बौद्धिक शक्ति है कि मैं सामान्य संस्कृत को सीख सकता हूं और मैं पढ़ने लगूं पाणिनीय ग्रामर को, तो क्या होगा? पाणिनीय ग्रामर समझ में ही नहीं आएगी। तो शक्ति के अनुकूल, अनुरूप माने उल्लंघन न करता, इस अर्थ में अनतिक्रम अर्थ में भी कोई भी अव्यय होगा, यहाँ यथा अव्यय को दिखा दिया है, अन्य अव्ययों का प्रयोग भी यदि है तो समास हो जाए। चलिएगा, चौथा अर्थ आ रहा है मित्रों आपका सादृश्य। क्या आ रहा है बोलो? यथा मीन्स सादृश्य। सादृश्य माने समानता, तुल्यता है? जैसे, यथा माने जैसे। साहाहारी, अब देखिए साह क्या है, यहां पर अव्यय है। अब आप यहां पर सह का अर्थ साथ मत लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपने प्राय करके सामान्य रूप से संस्कृत पढ़ी है, तो सह का अर्थ होता है साथ। सह के युग में तृतीया होती है, ये वो वाला सह नहीं। सह तो वही है परंतु भिन्न अर्थ में प्रयोग है। किस अर्थ में प्रयोग है बोलो? तुल्य अर्थ में, सादृश्य अर्थ में। तो क्या बन गया? साहाहारी। तो इसका अर्थ क्या है? हरे सादृश्यम, हरि के समान माने हरि भगवान, हरि विष्णु, तो उनके सादृश्य माने समान। ठीक है, क्या बन गया? साहारी। यहाँ क्या हो जाता है? समास, अव्ययी भाव समास होता है तो सह को स आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? सह को स आदेश हो जाता है, माने स को हटा करके स रख देते हैं। ठीक है, तो हरि के सदृश। ठीक है, हरि के सदृश। तो यहां पर क्या है? ये हरे सादृश्यम, तो ये सह का अर्थ क्या है? सादृश्य। तो यहां पर इसका समास हो गया है, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए देखिए मित्रों, ये छोटी सी बच्ची है, आपको कुछ कहना चाह रही है, कहना चाह रही है, नमस्ते करना चाह रही है। इसलिए मैं दिखा देता हूँ। नमस्ते कर, नमस्ते कर दो, कर दो, कर दो नमस्ते। हाँ चलो। तो मित्रों ये हुआ सादृश्य में। अब देखिएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ये 4 अर्थ बता दिए हैं। यथा माने, यथा के ये 4 अर्थ हैं।
एक योग्यता, वीप्सा, अनतिक्रम, अनतिक्रम और सादृश्य। इन अर्थों में कोई अव्ययी भाव समास के अंदर कोई अव्यय है तो उनका ये भी अर्थ हो सकता है, प्रसंग के अनुसार आप देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं 11वें नंबर पर। 11वें नंबर पर आनुपूर्व्य। क्या है? आनुपूर्व्य। आनुपूर्व का अर्थ होता है क्रम से, अर्थात माने क्रम पूर्वक, सिक्वेंसी से। माने किसी भी चीजों का, कोई चीज को हम रखते हैं तो कभी क्रम में रखते हैं, तो माने ये पहले रखनी है, फिर वो रखनी है, फिर वो रखनी है। इस प्रकार क्रम को कहने के अर्थ में भी अव्ययी भाव समास के अंदर अव्ययों को देखा जाता। जैसे अनुज्येष्ठ, अनु प्लस ज्येष्ठ तो समास हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अनुज्येष्ठम। तो इसका अर्थ क्या है? ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, अर्थात अनुक्रम में है। अनुज्येष्ठम का अर्थ है पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। माने जो जो ज्येष्ठ है वो सबसे पहले लाइन में खड़ा हुआ है तो उसको बोलते क्रम हो गया। इसी प्रकार से कनिष्ठ का भी हो सकता है, यहाँ तो ज्येष्ठ का दिखाया है तो क्रम है यहाँ पर ज्येष्ठ के अनुसार। माने जो जो बड़े हैं उनका उस क्रम से कुछ दीजिएगा अथवा बैठा लिएगा अथवा बैठे, कुछ भी अर्थ हो सकता है, ये वाक्य में देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनु का अर्थ क्या हुआ? क्रम अर्थ हुआ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अनु के कितने अर्थ होते जा रहे हैं। ठीक है, ये सब अर्थ आपको प्रसंग के अनुसार स्वयं लगाने पड़ते हैं। प्रसंग के अनुसार आप स्वयं कब लगा सकेंगे? जब आपको ये सभी अर्थ ज्ञात होने चाहिए, तभी तो आप लगा सकेंगे। नहीं तो प्राय करके अनु का अर्थ लोग सोचते हैं पीछे पश्चात, पर अनु का अर्थ एक नहीं, अनु के अर्थ बहुत सारे हैं। चलिएगा, ये हो गया आपका। तो अनुज्येष्ठ माने ज्येष्ठ के अनुसार, इस अर्थ में भी देखा जाता है। आगे है आपका 12वां अर्थ है यौगपद्य। यौगपद्य का अर्थ होता है एक साथ होना। क्या? एक साथ होना माने एक साथ किसी चीज को दिखाना, कई चीजों को एक साथ दिखाना, यानी एक समय में एक साथ। तो इस अर्थ में भी अव्यय का प्रयोग होता है, जैसे यथा मन, जैसे साह चक्र चक्रेण युगपत सचक्रम, अर्थात चक्र के साथ ही। एक साथ होना माने चक्र के साथ ही धनुष बाण तीर चल रहे हैं। सचक्रम माने एक हाथ में चक्र और एक हाथ में धनुष, गदा या कुछ भी है, दोनों चीजें एक साथ में दिखाई जा रही हैं। तो सचक्रम अर्थात चक्र के साथ ही। इसमें भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास में क्या होता है? साह को काल से भिन्न अर्थ में साह को सा आदेश हो जाता है। यदि साह का अर्थ यानी सा काल से भिन्न, कोई काल व काल अर्थ नहीं होना चाहिए, काल से भिन्न अर्थ में यदि साह है तो उसका क्या हो जाएगा? उसको सा आदेश हो जाता है अव्ययी भाव समास में। इसके लिए क्या है? सूत्र है महर्षि पाणिनि का, टिप्पणी दिखाई है इन्होंने। सूत्र है यहाँ पर अव्ययी भावे चा काले, माने काल से भिन्न अर्थ में जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें वर्तमान साह को स आदेश हो जाता है। वो ऊपर बताया था, यहाँ पर भी यहाँ काल अर्थ नहीं है, इसलिए सचक्रम में क्या है? साह को स आदेश हो गया है, तो यहाँ पर क्या है? सा था अर्थ है सचक्रम। ठीक है, चलिएगा आ जाइएगा 13 नंबर। सादृश्य का उदाहरण ऊपर 10 के अंतर्गत आ चुका है। ये जो सूत्र दिखाया था आपको,
जो गत कक्षा में ही मैंने सूत्र दिखाया था, इन सारे अर्थों को ही तो बता रहे हैं, ये सारे अर्थ बता रहे हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि एक सादृश्य अर्थ है इसमें, ये ठीक है, देख रहे होंगे आप सादृश्य सूत्र में कहते हैं सादृश्य अर्थ में कोई अव्यय होगा तो उसको भी अव्ययीभाव समास में होता है। तो इसको हमने कहां दिखा दिया, ये कह रहे हैं यहाँ यथा आया था, ये यथा, यथा का एक अर्थ हमने सादृश्य भी दिखा दिया था, इसलिए अब इस सादृश्य का कोई उदाहरण क्या बनाना। तो कहते हैं कि यहां पर ये सादृश्य का उदाहरण आपको पहले यहां का ये यहां दिखा दिया है, इसलिए यहां पर अलग से नहीं दिखाया जा रहा है। बस इतना ही समझना, ठीक है। अब ये ध्यान रखेंगे यहां पर सादृश्य में सह दिखाया है, इसके अलावा कोई दूसरा अव्यय भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब ये 13 हो गए आपके। अब आ जाइएगा 14 नंबर। चौदह नंबर में संपत्ति अर्थ है। संपत्ति अर्थ में भी अव्यय भाव समास के अंदर अव्यय को देखा जाता है। संपत्ति किसको बोलते हैं इस बात को समझ लीजिएगा। महाराज जी ने, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने बहुत अच्छी भाषा में समझा दिया, ठीक है। कहते हैं योग्यतानुसार संपत्ति को संपत्ति कहते हैं। मानिएगा किसी व्यक्ति की जितनी योग्यता है उसके पास में उतना धन होना, ये क्या है, उसकी संपत्ति है। मेरे पास में 1 लाख रुपए रखने की योग्यता है, माने मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो सामर्थ्य है वो 1 लाख रुपए कमाने का है। बस केवल मैं जीवन में 1 लाख रुपए कमा लूं, ये मेरा सामर्थ्य। तो 1 लाख रुपए मेरे पास में यदि हो जाते हैं तो वो क्या है, वो मेरी संपत्ति है, उसको बोलते हैं संपत्ति। परंतु मेरा सामर्थ्य है 1 लाख रुपए कमाने का, परंतु भगवान की कृपा से, देवों की कृपा से मेरे पास आ गए कहीं से 1 करोड़ रुपए, तो वो मेरी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। उसको बोलते हैं, कहते हैं योग्यता से अधिक किसी देवता आदि के प्रसाद, प्रसाद माने कृपा, भगवान आदि देवता आदि की कृपा से प्राप्त हो तो उसे समृद्धि या रिद्धि कहते हैं। यदि मेरी योग्यता 1 लाख की और कहीं से आ गए मेरे पास में ऊपर से छप्पर तोड़ के 1 करोड़ रुपए, तो वो क्या है, मेरी समृद्धि है। वो मेरी रिद्धि है, वो मेरी संपत्ति नहीं है। वास्तव में मेरी संपत्ति नहीं है। मेरे पास तो सामर्थ्य 1 लाख रुपए का था और आ गए 1 करोड़ रुपए कहीं से छप्पर फाड़ के, वैसे आते नहीं है ऐसे, बता रहा हूं। यदि ऐसा होता है कभी सडनली अकस्मात कहीं घटना घटित हो जाती है तो उसको क्या मानना चाहिए, समृद्धि अथवा रिद्धि, शास्त्र के अनुसार। कहते हैं इसी कारण समृद्धि के आ चुकने पर यहां संपत्ति शब्द आया। समृद्धि शब्द पहले दिखा दिया था। समृद्धि शब्द को मैंने आपको कल बताया था यहां पर। कल ये आपका आ गया समृद्धि वाला, समृद्धि का अर्थ, ठीक है। तो समृद्धि, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अंतर नहीं समझ पाते, इस बात को समझा रहे हैं। समृद्धि और संपत्ति में अंतर है, आप समझ गए होंगे। समृद्धि हमारी संपत्ति माने मेरी जितनी योग्यता है उतना धन मेरे पास में होना, साधन होना, और मेरी योग्यता जितनी है उससे अधिक आ जाना, वो मेरी समृद्धि है। अर्थात देवता भगवान आदि प्रसन्न हो गए, मेरा प्रारब्ध खुल गया पिछले जन्म का, ठीक है, तो वो मेरी समृद्धि है। तो समृद्धि और संपत्ति, तो संपत्ति को अलग पढ़ा है, अब आप अंतर समझ जाएंगे। तो समृद्धि को तो हमने कल बात कर ली थी, आज की कक्षा में यहां पर पढ़ रहे हैं संपत्ति। तो संपत्ति अर्थ में भी कोई अव्यय देखा जाता है, अव्ययी भाव समास के अंदर, अर्थात संपत्ति अर्थ भी देखा जाता है अव्यय का। जैसे उदाहरण देते हैं, यथा साक्षत्र, सक्षत्रम,
क्षत्र माने ये क्षत्रिय, क्षत्र का अर्थ है क्षत्रिय, और देश विशेष स्थान विशेष के क्षत्रिय। तो कहते हैं सक्षत्र माने क्षत्राणाम संपत्ति, माने देवों की कृपा से ऐसे कुछ क्षत्रिय हैं जिनके पास में अपार बल है। उनकी योग्यता तो उतनी नहीं है, परंतु उनकी जो देवों की कृपा से उनका धन वैभव आदि बहुत अधिक है। ठीक है, तो उनकी क्या कही जाएगी? हाँ, अधिक में देवों की कृपा से, मैंने गलत है, सक्षत्रम ये तो संपत्ति है, माने क्षत्रियों की अपने योग्यता के अनुसार संपत्ति है, वो सक्षत्रम कही जाएगी। देवों की कृपा से नहीं है। मैंने थोड़ा पहले ध्यान भटक गया, कभी कभी भटक ही जाता है, मन बड़ा चंचल है, चंचल गया कहीं नहीं है, मैं इसी के बारे में सोचने लगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं सोचने लग गया कि करोड़ रुपए आ जाएंगे, करोड़ रुपए नहीं आ रहे मेरे पास में। तो संपत्ति माने सक्षत्रम का अर्थ है जितनी उन क्षत्रियों की योग्यता है उसके अनुसार उनके पास में संपत्ति है, उसको कहने के लिए क्या है? सक्षत्रम। तो यहां पर भी क्या है? ये सा है, ठीक है, ये वास्तव में सा है, स का या सा ही था, ये सा को सा हो जाता है, पहले बताया था वही हो गया। ठीक, चलिएगा, ये हो गया आपका 14वां। अब आ जाइएगा 15वां। 15वां है साकल्य, सबको शामिल कर लिया। साकल्य का अर्थ होता है संपूर्ण, ऐसा अर्थ होता है पूरा, जिस चीज को हम कह रहे हैं उसको पूरा का पूरा। ठीक है, यथा जैसे साहत्रिणम, सात्रिणम का समास हो जाता है सत्रिणम, तो इसका अर्थ हो जाता है पूरे तिनके समेत, माने भैंस है गाय है वो तिनके समेत सारा चाट गई चारा। तो क्या है? सहतृणम, तो तृणम अपि अपरित्यज्य, माने तिनके को भी नहीं छोड़ा उसने, तिनके को भी नहीं छोड़ा, तिनका भी खा गई, तब इसको कहा सतृणम। यहां पर भी सा को सा आदेश हो जाता है तो सतृणम बन जाता है। तो ये अर्थ भी अव्ययी भाव समास में अव्यय का प्राप्त होता है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका 15वां। सरल है, कुछ कठिन नहीं है, आप इसको वीडियोज आपके लिए बना दिए, इन्हीं अर्थों में मिलता है। आपको संस्कृत का विस्तार पढ़ना है तो अलग कक्षा चल रही है, ये इसका आपको भाव समझाया जा रहा है, परीक्षा की तैयारी करने के लिए ये पर्याप्त है। और देखिए 16, अंत तक, माने अंत एक अंत शब्द है, अंत, अंत अर्थ है। अब वो अंत अर्थ में भी अव्यय भाव समास के अंदर अव्यय देखा जाता है। अंत का अर्थ का यहां ले सकते तक, अंत माने तक का अर्थ, जैसे गांव तक, बाजार तक, घर तक, छत तक, आसमान तक, अथवा किसी भी क्षेत्र के किसी भी विषय में हम तक लगाते हैं, माने उसकी सीमा को निश्चित करने के लिए। तो अंत माने तक अर्थ में भी अव्यय देखा जाता है अव्यय भाव समास के अंदर। जैसे साहा अग्नि, तो क्या है? साग्नि, या अग्नि का अर्थ है अग्नि विद्या का शास्त्र, क्या? अग्नि विद्या का शास्त्र को यहां पर अग्नि शब्द से कहा है। तो सा अग्नि, साग्नि का अर्थ हुआ कि अग्नि ग्रंथ पर्यंत, पर्यंतम, माने किसी ने कोई विद्या पढ़ी तो वो बताया इसने अग्नि विद्या तक पढ़ लिया। अग्नि नामक ग्रंथ है, अग्नि विद्या का जिसमें वर्णन है, वहां तक इसने विद्या का अध्ययन कर लिया। तो यहां पर क्या है? तक अर्थ आ रहा, अग्नि तक, सा का अर्थ क्या रहा? अग्नि। अब यहां पर सा को क्या हो गया? सा हो गया, और आ इसमें मिल गया तो सा हो गया, और ए मिल गया साग्नि बन गया। ठीक है, ये संधि के कार्य हो जाएंगे आपके।
तो ये हो गया साग्नि। तो तक अर्थ में भी अव्ययी भाव समास के अंदर अव्यय देखा जाता है, कोई परेशानी नहीं, सरल। ये एक तो 16 अर्थ ये आपको बता दिए, इनको देख लीजिएगा बहुत अच्छी प्रकार से। 16 अर्थ ये बहुत प्रसिद्ध हैं अव्ययी भाव समास के। इनमें अव्ययी भाव समास में 16 अर्थों का बाहुल्य से प्रयोग होता है। परीक्षाओं में भी आपको ये पूछा जा सकता है आराम से, ठीक है। कौन कौन से अर्थ हैं मैं आपको एक बार जल्दी से फिर बता देता हूं शुरू से। देखिएगा, एक तो विभक्ति के अर्थ में प्रयोग हो सकता है अव्ययी भाव समास के अंदर अव्यय। एक समीप का अर्थ में भी हो सकता है, समृद्धि के अर्थ में हो सकता है, वृद्धि के अर्थ में, नाश के अर्थ में भी हो सकता है, और अभाव अर्थ में भी प्रयोग हो सकता है अव्यय का। अत्यंत नाश माने उस पूरी तरह से न होना, इस अर्थ में भी हो सकता है। असंप्रति माने अनौचित अर्थ में भी हो सकता है। शब्द प्रादुर्भाव, शब्द का प्रकट होना, शब्द का उच्चारण करने अर्थ में भी हो सकता है। पश्चात माने पश्चात अर्थ में भी हो सकता है। यथा के 4 अर्थ बताए थे आपको, योग्यता, वीप्सा, अनतिक्रम और सादृश्य। इन 4 अर्थों में हो सकता है कोई अव्यय। आनुपूर्व माने क्रम अर्थ में हो सकता है। युगपद माने एक साथ कहने के अर्थ में कोई अव्यय हो सकता है। सादृश्य का उदाहरण पहले दे दिया। संपत्ति अर्थात योग्यता के अनुसार किसी धन आदि का होना, शक्ति आदि का होना, इस अर्थ के लिए हो सकता है। साकल्य माने संपूर्णता को कहने के लिए हो सकता है। और अंत माने तक अर्थ को कहने के लिए, सीमा को बताने के लिए भी हो सकता है। 16 अर्थ प्रसिद्ध है, ठीक है। अब इसमें एक विशेष बात है, इसको यहां पर पढ़ देता हूं। नंबर 1, काल से अतिरिक्त अर्थ में अव्ययी भाव समास में साह का सा हो जाता है। ये पहले बताया था, यदि अव्ययी भाव समास है और उसके अंदर सह प्रयोग हो रहा है और उसका अर्थ काल नहीं है, तो सा को स हो जाता है। परंतु अव्ययी भाव समास में सा का प्रयोग हो रहा है और काल अर्थ आ रहा है, तो सा को स नहीं होता है। कालवाचक शब्द के साथ समास किए जाने पर सह ही रहता है। माने काल अर्थ हो जाना, काल माने कालवाची शब्द यदि आ गया साथ में, तो उसका अव्ययी भाव समास का अर्थ भी काल हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कालवाची शब्द का प्रयोग करेंगे तभी तो काल होगा। तो क्या तब नहीं होता, जैसे यथा साह पूर्वाहन, या पूर्वाहन होगा, ठीक है, पूर्वाहन। तो सह पूर्वाहनम, यहां पर क्या है, पूर्वाहन माने दोपहर से पहले का समय। तो काल अर्थ हो, कालवाची यानी इसका हो रहा है माने दोपहर से पहले के समय के साथ, ये अर्थ हो रहा है काल। इसलिए यहां पर सह को सा आदेश नहीं होगा। ये बात यही बताया था, ये जो सूत्र था पीछे आपको पढ़ाया था मैंने अभी, अव्ययी भावे च काल, माने कालवाची यदि शब्द है साथ में या उसका अव्ययी भाव समास का कालवाची अर्थ हो रहा है, तो फिर सा को सा नहीं होता है। बस ये मोटी सी बात थी। तो ये आज मैंने 16 अर्थ आपके बता दिए। 16 अर्थ हमने कंप्लीट कर लिए आज तक। कुछ अर्थों में और अर्थ हैं जिनमें अव्ययी भाव समास के अंदर अव्ययों को देखा जाता है, उसको मैं आगे की कक्षा में पूरा कंप्लीट कर दूंगा, फिर हमारा तत्पुरुष समास आरंभ हो जाएगा। चलिएगा मित्रों, ठीक है, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। अपने मित्रों तक शेयर करके पहुंचाते रहिएगा। संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए हम कार्य कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ लोग अब घर पर बैठे बैठे आराम से संस्कृत भाषा को सीख सके। सर्वेभ्यो नमः।